Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi Rani and today our topic is statistic, the scope of statistic. इससे पहले की वीडियो में मैंने कवर कर दिया है जो हमारे एक टॉपिक था जो हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक का, एक जिसमें हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को पढ़ा, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को पढ़ा, जिसमें हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ा। फिर हमने कुछ टॉपिक्स लिए थे जिसमें हमने हमारा जो था एक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को किया था जो कि हमारे कंपोनेंट थे इकोनॉमिक्स के। तो कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसमें किया। उसके बाद हम आ गए थे सीधा स्टैटिस्टिक पे। स्टैटिस्टिक में हमने किया है स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल नाउन। फिर हमने किया है स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर का हाफ प्रपोर्शन उस वीडियो में कवर हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्टेड टू यू टू गो दिस वीडियो एंड सी दिस फर्स्ट एंड कम बैक इन दिस वीडियो बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दैट वीडियो। मतलब कि ये पार्ट है उस वीडियो का। अगर आपने वो समझा है तो ये आपको समझने में बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक में हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इसमें जो बात आती है वो है सबसे फर्स्ट नेचर। नेचर क्या है? अगर आप स्कोप क्वेश्चन आ जाए तो आपको तीनों लिखने की ज़रूरत है। अगर आपसे नेचर पूछा जाता है तो आप नॉर्मली नेचर लिख दोगे, सब्जेक्ट मैटर तो सब्जेक्ट मैटर, अगर लिमिटेशन पूछी जाती है तो लिमिटेशन लिखोगे। लेकिन अगर आपसे सीधा सा स्कोप पूछा जाता है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, तो आपको इन तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा और यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो नेचर में देखो, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। नेचर किस तरीके का है? जो हमारा स्टैटिस्टिक है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। द स्टैटिस्टिक इज आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हम रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनको लेते हैं, इसमें हम क्रिएटिविटी करते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो इसलिए होता है। अब रियल लाइफ, आर्ट को हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं और हमारी जो स्टैटिस्टिक है उसको हम रियल लाइफ बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था कि प्राइस के बढ़ने से हम डिमांड को कम कर देते हैं। ये हमारी रियल लाइफ की सिचुएशंस है। अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के बढ़ जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं भाई महंगी है, इसको हम नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है। अगर प्राइस कम हो जाते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है, ये बात हो रही है नॉर्मल लोगों के लिए। कोई अगर बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है तो वो प्राइस कम होने पर नहीं खरीदता है। ये एक्सेप्शंस में आता है जो कि हम आगे जब भी हम डिमांड का करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, हमारे जो माइक्रो में आता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तब हम बात करेंगे। लेकिन नॉर्मल अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें प्राइस के कम होने से जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जो लोग होते हैं वो खरीदते हैं। अगर प्राइस कम होगी तो कहेंगे यार सस्ता है, खरीद लो। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये हमारी रियल लाइफ पे डिपेंड करता है। ये तो कंज्यूमर के बिहाफ पे थे, लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर के बिहाफ पे करें तो वो क्या करता है? प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ा देता है। प्राइस बढ़ गए तो वो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरी बिके ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्या होती है? बढ़ा देता है। और इसी को बोलते हैं हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ जो सप्लायर है वो रियल लाइफ में ऐसा करता है। फिर बात आती है प्रोड्यूसर के, सॉरी, प्राइस के कम होने से। प्राइस के कम होने से जो सप्लायर है वो सप्लाई को कम कर देता है। प्रोड्यूसर सप्लाई को कम कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसे ये है कि प्राइस कम हो गया है, जितनी कम बिके उतना ठीक है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेंगे मैं तब ज़्यादा बेचूंगा। इसलिए क्या होता है, वो सप्लाई को कम कर देता है क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये आर्ट है जिसमें हम रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं और स्टैटिस्टिक में हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए उसके बाद बात करते हैं कि साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस है। फंडामेंटल प्रिंसिपल साइंस का क्या होता है? इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपने सुना होगा, आप आज तक साइंस करते आए हो 10th तक, तो आपने ये सुना होगा कि आपका जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है साइंस का। अब इसी चीज़ में आ जाओ। कॉज क्या है? प्राइस का बढ़ना। इफेक्ट क्या है? डिमांड का कम होना। मतलब कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ये कॉज एंड इफेक्ट को शो कर रहा है। या अगर हम बात करें कि हमारी जो एक गुड्स है, डिमांड है, वो कम बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी है, तो क्यों बढ़ी है? हमने पहले भी किया था, इसके बहुत से कारण होते हैं। हमने फीचर्स की थी, हमारे जो प्लूरल सेंस की स्टैटिस्टिक थी तो उसमें हमने फीचर की थी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। मतलब कि बहुत सारे कारण होते हैं एक इफेक्ट को शो करने के लिए। एक रीजन, एक हमारा रिजल्ट निकला है, इसके बहुत से कारण हैं। कारण क्या है? सबसे फर्स्ट कारण होता है कि हमारा जो प्राइस है वो हमारा
कम हो गया, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर डिमांड क्यों बढ़ी है, हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, सीजनल चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे कि क्यों हमारी एक चीज़ जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बहुत सारे कारणों की वजह से। तो यही बोलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है हमारी साइंस का। तो यही हमारी बात करते हैं कि नेचर ये आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होती है, प्रैक्टिस होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये साइंस है क्योंकि इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक में दो चीजें ली जाती है, द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब हमें वर्णन करना है, हमें डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब हम कहाँ करते हैं, ये मेथड वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमने कलेक्शन करना होता है डाटा का, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है डाटा का, एनालाइज करना होता है डाटा को, या फिर हमने इंटरप्रिटेट करना होता है डाटा को। इस चीज़ों में क्या होता है, हमारे जो काम होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव वे से होता है, वर्णन करने के वे से होता है। तो इस चीज़ों में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक वो स्टैटिस्टिक होती है जहाँ पर हमें सैंपल के बेस पे वर्क करना होता है। सैंपल के बेस पे कैसे, जैसे कि हम कोई भी इतना सारा सामान है, उसमें से हम सिर्फ एक सैंपल को उठा लेते हैं, उस सैंपल को अच्छे से इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तो अच्छे से उसको जब हम एनालाइज कर लेते हैं, उसका जब इवेलुएट कर लेते हैं जब उसे, तब हम बोलते हैं कि ये जो सारा डाटा है वो सही है। एक डाटा को देखने के बाद हम बोल देते हैं सारा सही है, ये होता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। या हम ये बोले कि इसमें हमें कुछ सम्स करने होते हैं, या फिर ये जो होता है एक बड़े टाइप का जो स्टैटिस्टिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक लो लेवल की स्टैटिस्टिक है जिसमें हमें छोटे छोटे काम करने होते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक वो स्टैटिस्टिक है जिसमें हमें कंक्लूजन तक पहुंचना होता है सैंपल के बेस पर। तो यही बोलते हैं कि मेथड बाय विच, जिससे क्या होता है हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैंपल्स। जो सैंपल्स होते हैं उनके बेस पे हम क्या है, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो वो होता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन। हमने पहले किया कि सब्जेक्ट मैटर में हम नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन करेंगे हम स्कोप में। हमने नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर कर लिया, लास्ट हमारा है लिमिटेशन। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कोपई क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइज ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब इसके लिए एक मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताना चाहती हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नस्ल। जैसे एक पशु की नस्ल होती है, हम बोलते हैं ना कि ये गाय इस नस्ल की है, ये कुत्ता इस नस्ल का है। तो इसी तरीके से हमारी स्कोप के अंदर हम इनकी नस्ल की बात कर रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक है उसका नेचर क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये हो जाता है हमारा नस्ल। ये याद करने का तरीका है। आप एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, चाहे वो कोपई की शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई, चाहे वो नस्ल है, या आने वाले टाइम में मैं जो भी आपको बताऊंगी, तो आपको वो शॉर्ट फॉर्म्स नहीं करनी है याद, आपको याद करना है द फुल फॉर्म्स ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, तो इसमें है हमारा एन, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक की कि क्या क्या कमियां हैं जो आई हैं स्टैटिस्टिक के अंदर। तो इसमें देखो, सबसे फर्स्ट जो बात करते हैं, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को लेके चलते हैं। अगर एक पर्सन बहुत सुंदर है, वो पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, वो पर्सन बहुत विजडम है, हेल्थी है वो पर्सन, तो ये जो चीज़ें हैं वो भी हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं। जैसे एक पर्सन ऑनेस्ट है, वो बेईमानी नहीं करेगा अपने प्रोडक्शन में, वो किसी भी तरह की कोई भी घपला नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती, ये सिर्फ क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं देखती, क्वालिटेटिव को तो सिर्फ ही नहीं देखती, और किसको देखती है, क्वांटिटेटिव को देखती है, क्वांटिटी देखती है, वो नंबरिकल फैक्ट्स को देखती है, ना कि क्वालिटी फैक्ट्स को। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है स्टैटिस्टिक में, प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, या जैसे हम बोले कि द कॉइन हैज़ अ टू साइडेड्स। अगर हमारी स्टैटिस्टिक की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो ये कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, लूप होल्स है, कमियां हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। इसमें सिर्फ हम एग्रीगेट्स को लेके चलते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था हमारे जो प्लूरल सेंस की हमारी जो फीचर्स आई थी, स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस, उसकी जो एक फीचर्स थी, करेक्टरिस्टिक्स थी, तो उसमें हमने किया था कि एग्रीगेट्स को लेके चलता है, टोटल को लेके चलता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये टोटल को लेके चलता है, ये एक सिंगल फैक्ट को लेकर नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो 50,000 पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, कमा रहा है तो कमा रहा है, हम क्या करें, स्टैटिस्टिक ने ये बोला है कमा रहा है तो कमाई जाए, हम क्या करें। तो अब बात आती है कि क्या करें, क्या करें, इसको कंपेयर करो किसी अनदर टीचर से, ठीक है, जो 60,000 कमा रहे हैं। तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम एग्रीगेट्स का। सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं चाहिए, हमें एग्रीगेट चाहिए ताकि हम किसे उसे क्या है किसी और से कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड। होमोजेनिटी होता है मतलब सेम सेम, मतलब कि हमें सेम डाटा रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले बताया था कि एक पर्सन की हम इनकम को दूसरे पर्सन की एक्सपेंडिचर से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन के इनकम के साथ हमें एक कंपैरिजन करना होगा, तो हमें होमोजीनिटी चाहिए होती है। या हम करें कि दो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं, एक तो प्रोडक्शन फैक्ट्री है क्लॉथ की और दूसरी प्रोडक्शन फैक्ट्री है फूड्स की, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें करना होगा क्लॉथ वाली को क्लॉथ वाली के साथ और फूड वाली को फूड वाली के साथ। इनका कंपेरिजन हो सकता है, क्लॉथ और फूड का कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी टर्म एंड कंडीशंस और है काम करने की और इनकी टर्म एंड कंडीशंस और है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजल्ट आर ट्रू ऑन द एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस पे जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो ट्रू होंगे। क्यों होंगे? इसका एग्जाम्पल देखो क्या कहता है कि एक जो पर्सन है वो 50,000 हमारी पर कैपिटा इनकम अगर हम निकालें तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जो होगी वो 50,000 होगी, ठीक है। इंडियन इनकम जो होगी हमारी, जो पूरी इंडिया की इनकम होगी पर एनम, वो 50,000 होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर पर्सन 50,000 कमा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक पर्सन कमा रहा है 40,000, सेकेंड पर्सन कमा रहा है 50,000, थर्ड पर्सन कमा रहा है 60,000। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इकॉनमी में 3 ही पर्सन है, तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये टोटल आता है 1,50,000। 1,50,000 डिवाइड बाई 3, हमने एवरेज निकाली तो निकल गया 50,000। इसका क्या मतलब हुआ कि हर पर्सन 50,000 कमा रहा है? सो नो, इसका आंसर ये नहीं है। तो यही बोलता है कि एवरेज बेसिस पे ही हमारा आंसर सही है। अगर हम उसे रिलेट करके देखें इसके पर इनकम से तो वो आंसर ठीक नहीं निकलेगा, क्योंकि एक पर्सन तो 50,000 कमा ही रहा है, लेकिन एक 40 कमा रहा है और एक 60 कमा रहा है, एवरेज 50,000 निकली है। तो यही कहता है कि हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो एवरेज बेसिस पे ठीक होते हैं, लेकिन अगर हम उसे पर पर्सन के तरफ से देखें तो वो जो रिजल्ट्स है वो मैन्युपुलेट हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे बी प्रूव्ड टू बी रोंग। अगर हम रेफरेंस नहीं देते, अगर हम नीचे एक लाइन नहीं देते जिसे हम नोट बोलते हैं, अगर हम नोट नहीं देते तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो गलत साबित हो जाता है। इसमें देखो एक एग्जांपल आता है कि एक जो फैक्ट्री है उसके जो इनकम है वो है 1,000, 2,000, 3 सालों की इनकम ली है 3,000। इस तरीके से इस पर इसकी जो प्रॉफिट है वो है। फिर नेक्स्ट में बात करते हैं एक जो फैक्ट्री है उसकी जो इनकम है 3,000, 2,000 और 1,000। इसकी एवरेज निकालो टोटल करके 3,000 डिवाइड बाई 6,000 डिवाइड बाई 3, और इसकी भी यही निकलेगी 6,000 डिवाइड बाई 3। दोनों की क्या निकली? 2,000 निकली एवरेज। अब हम क्या बोले कि कौन सी फैक्ट्री अच्छी है, तो एवरेज बेसिस पे ये हो गया कि ये दोनों ही फैक्ट्री इक्वल चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। 1,000, 2,000, 3,000, ये पर ईयर 1,000 की इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 1,000 पर ईयर जो है वो डिक्रीमेंट कर रहा है। मतलब कि पर ईयर इसमें क्या है, हमारे रिजल्ट कम आ रहे हैं, ठीक है। तो 3,000, 2,000, 1,000 ये जो है वो डिक्रीमेंट कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो ए फर्म है वो अच्छी है इन कंपैरिजन टू बी, क्योंकि ए में हर साल प्रॉफिट हो रहा है और बी में हर साल लॉस हो रहा है, लेकिन एवरेज दोनों की सेम आई है। इसलिए कहते हैं कि हमें रेफरेंस देना ज़रूरी है, हमें नोट देना ज़रूरी है कि ए जो है वो हर साल ग्रो कर रही है और बी जो है वो हर साल डिक्लाइन जा रही है, नीचे जा रही है। नेक्स्ट, कैन बी यूज ओनली बाई एक्सपर्ट्स। जो स्टैट है, स्टैट एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स को पता है मीन, मॉड, मीडियन के फॉर्मूलेज, कॉरिलेशन, रिग्रेशंस के फॉर्मूलेज। तो स्टैट के बारे में एक नॉर्मल पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है वो इसके बारे में बात नहीं कर सकता।
जिसको स्टैटिकल मेथड की एक स्पेशल नॉलेज नहीं है वो स्टैट को यूज़ नहीं कर सकता। और एक इसमें एक डेफिनेशन आती है यूले एंड कैंडेल की। वो क्या बोलते हैं, द स्टैटिकल मेथड आर मोस्ट डेंजरस टूल इन द हैंड ऑफ एन इन एक्सपर्ट। मतलब कि अगर कोई पर्सन एक्सपर्ट नहीं है तो उसके हाथ में हमारे, अगर हम उसे स्टैटिकल मेथड दे दें तो वो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस स्टैटिकल मेथड को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे उनके साथ डील करना है। तो उस वजह से क्या है, एक्सपर्ट ही इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोन टू मिसयूज। अब प्रोन क्या होता है? प्रोन होता है चांसेस मतलब कि हमारे स्टैट में जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, जितना भी डाटा होता है, उसको कई बार क्या है, उसके मिसयूज़ के चांसेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक होता है वो हमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है। हमने कहा था ना कि एक हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो वही होता है कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव की तरफ कई बार हमें स्टैटिस्टिक ले तो जाता है, लेकिन वो जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम क्ले की बात करें, इसमें एक लाइन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्या कहते हैं, द स्टैटिस्टिक आर लाइक अ क्ले। मतलब एक स्टैटिस्टिक जो है वो एक क्ले की तरह है। उसे चाहे तो उससे हम डेविल बना लें, एक शैतान बना लें, या उससे हम गॉड बना लें। तो स्टैटिस्टिक इज लाइक अ क्ले बाय विच यू कैन मेक अ डेविल और अ गॉड। जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मिसयूज जो होता है स्टैटिस्टिक का वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। प्रॉन चांसेस हो जाते हैं स्टैटिस्टिक के मिसयूज होने के। हमारा टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हमारे चैप्टर का नाम भी यही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस मीन्स टू इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक की अपने इकोनॉमिक्स में? क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट आ गया स्टैटिस्टिक। हम वो क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये मोस्ट आर द सेम पॉइंट्स इसी में यही होते हैं। तो सेम पॉइंट्स होते हैं इनके, इसलिए हम इनको इकट्ठा ही लिख रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में एडवांटेजेस आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, सिग्निफिकेंस आ जाता है या इंपॉर्टेंस आ जाता है, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे फर्स्ट देखो क्या बोला गया है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे कौन से हैं? जैसे कि हमने पहले कहा कि हमारे स्कार रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, इसके भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें प्रॉब्लम आती है, हमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है। तो ये हमारी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसको हमें सॉल्व करना होता है, और इसकी जो होती है ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हमारी जो देश है, इतनी जनसंख्या है हमारे देश में, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जिनको रोजगार नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उस चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी इसी प्रॉब्लम में आती है। हम बोले कि हमारी पॉपुलेशन का 50% तो ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है। तो इससे क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आता है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। प्राइस बढ़ गए, फॉर एग्जांपल पहले 25 रुपए किसी चीज़ के थे, अब वही चीज़ हमें 30 रुपए की मिल रही है। तो ये क्वांटिटेटिव होगी, और हमारी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि किसी प्रोडक्ट के क्या है, प्राइस बढ़ गए हैं, राइज हो गए हैं प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद क्या कहते हैं, द श्रिंकिंग ऑफ द एक्सपोर्ट। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ये भी है कि हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, और हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल पहले हम कर रहे थे, हम पर ईयर 25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे, करोड़ का, लेकिन एट प्रेजेंट हम सिर्फ कर रहे हैं 15 लाख करोड़ का। तो अब बात आती है कि 25 से 15 लाख करोड़ एक्सपोर्ट को हम बहुत कम कर रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। हम इंपोर्ट पे ज़्यादा जोर दे देते हैं, एक्सपोर्ट पे कम जोर देते हैं। इसी वजह से क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है, और इसे हम क्वान्टिटेटिव मेजर्स में लेके चलते हैं, नंबर के मेजर्स में लेके चलते हैं, और यही हमारी क्या है, इंपॉर्टेंस है, फंक्शंस हैं या एडवांटेजेस हैं स्टैटिस्टिक की इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वो है इंट्रल टेम्पोरल एंड इंट्रल सेक्टरल कंपैरिजन। इंटर सेक्टरल, इसको हम दो तरीकों में ले सकते हैं, रूरल एरिया, रूरल सेक्टर हम बोल सकते हैं, मतलब कि जो गांव होते हैं, जिसे हम पंजाबी में पिंड बोलते हैं, तो जो हमारे पिंड होते हैं या गांव होते हैं, जो हमारे रूरल सेक्टर होते हैं, तो वो वाले सेक्टर रूरल सेक्टर एंड द अर्बन सेक्टर। अर्बन मतलब कि जो शहर होते हैं वो, तो रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर में हम
सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम बात करें हमारे जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर होते हैं या टर्शरी सेक्टर होते हैं, तो इन तीनों में भी हम क्या है बात कर सकते हैं। अब देखो इंटरसेक्टर कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात लेके चलते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड देखते हैं कि रूरल एरिया में 70% लोग ऐसे हैं जो रूरल एरिया में वर्क करते हैं और 30% लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरिया में वर्क करते हैं। ये जब हम अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर करेंगे उसमें यही डाटा आता है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो 70% है, अर्बन एरिया में 30% है। तो इसमें देखो हमने क्या किया, हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे रूरल सेक्टर को अर्बन सेक्टर से, तो वही कह रहे हैं कि इंटर सेक्टरल कंपैरिजन हमें करना है, हमने इन दोनों सेक्टर का क्या है कंपैरिजन करना है। अब दो सेक्टर और हमारे आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में फॉर एग्जांपल हम 70% की बात कर रहे हैं, ये मैं एक एस्टिमेटेड आइडिया ले रही हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में 70% लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडिया में मोस्ट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर ही हमारा बेसिक सेक्टर है, प्रिंसिपल सेक्टर हमारा जो होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का जो वर्क है वो 70% है, सेकेंडरी सेक्टर का 10% है और टर्शरी सेक्टर का 20% है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है कंपेरिजन कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शरी का। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये तो था सेक्टर वाइज, सेक्टर में हमने दो कर लिए, रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर। अब बात आती है इंटरटेम्पोरल। इंटरटेम्पोरल क्या होता है कि हमें कंपैरिजन करना है टेम्पोरल मतलब टाइम, सेक्टरल मतलब सेक्टर और टेम्पोरल मतलब टाइम के बेसिस पे हमें जब कंपैरिजन करना होता है उसे हम बोलते हैं इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटर टेम्पोरल का क्या हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल के वे में देखो कि जैसे हम बात करें कि 1950 और 51 में हमारे लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज था। फिर हम बात करें अगर हम टेम्पोरल टाइम वाइज अगर हम 2014-15 की बात करें तो ये लगभग 40% लोग 70% लोग डिपेंड थे उस पर, और अब जो हो गया वो 50% लोग जो है वो प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। ये मेरा एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है, ये करेक्ट वैल्यूज़ नहीं है, एग्जाम्पल के वे में जो मैं आपको दे रही हूँ। फिर अगर हम बात करें तो बात ये आती है कि हमारा एक टेम्पोरल वाइज अगर हम लें तो हम एजुकेटेड कितने थे टाइम बेसिस पे, मतलब 1950 में या 51 में हम बहुत कम एजुकेटेड थे। अनएम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, एजुकेटेड ले सकते हो कि इतनी थी। अब 2014-15 की ले लो या फिर 2019, अगर आपके पास रिसेंट डाटा है, अगर आपके पास करेक्ट डाटा है तो 1920 का भी आप डाटा लिख सकते हो। कंपैरिजन किसी भी चीज़ का कर सकते हो, आप एजुकेशन का कर दो, पॉवर्टी का कर दो, या फिर आपके पास कोई भी इलिटरेसी रेट वही पॉवर्टी हो गई, एजुकेशन ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग लेना है, टाइम के साथ आपको कंपैरिजन करके दिखाना है, तो वो आपका टेम्पोरल कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो एक पॉइंट आता है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है कि किसी भी चीज़ के कारण की वजह से, मतलब किसी कारण की वजह से, फॉर एग्जांपल ये हमारा कारण और इस कारण की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा उसका रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको प्राइस एंड डिमांड का बताया था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये हमारे कारण है और ये हमारा क्या है रिजल्ट है, इफेक्ट हुआ है। तो ये होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो मैंने पहले भी आपको डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या कहता है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग वर्ड सुना है कभी? फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, मतलब कि फ्यूचर के बारे में कुछ भी एस्टिमेट करना। ठीक है, तो वो होता है हमारा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना एक तरीके से। ठीक है, तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इसमें क्या होगा, जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं अपनी स्टैटिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो जो इकोनॉमिक्स हैं उन्हें पता है कि 2000 फॉर एग्जांपल 18 में प्राइस बढ़े थे, 5 रुपये एक प्रोडक्ट का बढ़ा, 2019 में उसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया 5 रुपये और बढ़ गया, 2020 में भी प्राइस बढ़ गया 5 रुपये। अब उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि अब जो 2021 आ रहा है उसमें भी प्राइस बढ़ेगा इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 5 रुपये से, क्योंकि हर साल वो कंपनी वो फर्म 5 रुपये अपने जो अमाउंट है उसमें बढ़ा रही है। तो उसने प्रिडिक्ट किया कि जो जैसे जैसे महंगाई आ रही है तो इस साल भी 5 रुपये बढ़ेंगे। ये कैसे पता चला, ये
उनको उनके जो भी एस्टिमेशन है, ट्रेंड चल रहा था, जो पैटर्न था, जो फॉलो किया जा रहा था, जो भी पैटर्न था, जो ट्रेंड था, उसकी वजह से ही उन्होंने क्या है एस्टिमेट किया है। और ये जो होता है, जो हम फोरकास्टिंग करते हैं, वो नियर फ्यूचर की हमें पैटर्न और डिमांड का जो पता लग जाता है हमें, और ये हमारे फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, क्योंकि हमने पिछला ट्रेंड देखा और पिछले ट्रेंड के बेसिस पे ही हम क्या है आगे आने वाली जो प्लानिंग्स है उसको, फ्यूचर प्लानिंग्स को हम क्या है हेल्पफुल कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि जो हमारी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है वो हमारी स्टैटिकल स्टडी से रिलेटेड होती है। इट डज नॉट मीन द एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। ये आपकी वो प्रिडिक्शन नहीं है जो आपको बोलेंगे कि आप 2 साल बाद बहुत ही अमीर हो जाओगे, आपका बहुत अच्छा घर हो जाएगा, आप लोग महलों में रहोगे। ये चीज़ें इसमें बात नहीं की गई है। आपकी बात की गई है प्राइस राइजिंग में, या फिर ट्रेंड को देखते हुए, आपके पैटर्न को देखते हुए किसी भी चीज़ में बढ़ना या कम होना, वो चीज़ इसमें इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में आती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है, ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज क्या होगा कि जैसे जैसे देखो हमें पता है कि गवर्नमेंट को पता है कि उसे कहाँ से टैक्सेशन लेना है, कि गवर्नमेंट की कहाँ से रिवेन्यू होगी, रिवेन्यू कहाँ से होगी उसकी टैक्सेशन से। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में स्टैट बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को जब पता चलेगा कि लोगों की जो इनकम है, इनकम राइज हो रहा है, इनकम कहाँ से पता लगा, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने इनकम लोगों की पता की कि कितनी कितनी इनकम है। लोग जब गवर्नमेंट को पता लगा कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे टैक्स भी ज़्यादा चार्ज करने शुरू कर दिए। तो इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ती है, जो कि मोस्टली इन न्यूमेरिकल टर्म्स होती है। और अगर वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होगी, क्वालिटेटिव ना होकर वो क्वांटिटेटिव होंगी, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में होंगी, तो वो हमारे स्टैटिकल का पार्ट बन जाता है, स्टैटिस्टिक का पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उससे क्या है गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिवेन्यूज जनरेट होते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के बाद। उसके बाद बात आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। अब देखो जो इकोनॉमिक्स थ्योरीज हैं उसमें भी स्टैटिस्टिक हमारी बहुत हेल्प करता है। जैसे हमने वही बात की, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा, या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये देखो, ये हमारी थ्योरी है। थ्योरी क्या कहती है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। ये हमारी थ्योरी है। और इकोनॉमिक मॉडल क्या कहता है कि ये मॉडल है, हमारे जो प्राइस है फॉर एग्जाम्पल इतना है, प्राइस पहले इतना था, प्राइस के कम होने से प्राइस तो हो गया इतना, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी इतनी, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड इतना हो गया, और ये बन गया हमारा मॉडल। तो यही बोलता है कि अगर हमें क्या है स्टैटिकल हमारे पास चीज़ें हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी थ्योरीज को भी जनरेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं उनको भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप, मतलब कि इसे हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। इन्वर्स मतलब उल्टा, और नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव कैसे है कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर एक कम हो रही है और एक क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप या इन्वर्स रिलेशनशिप। और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो नेगेटिव स्लोप होता है वो ऐसा होता है, ये नेगेटिव स्लोप है जिसे हम डिमांड स्लोप बोलते हैं। और ये जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, और इसे हम सप्लाई स्लोप बोलते हैं। सप्लाई की जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, और जो हमारे डिमांड का कर्व होता है वो ऐसा होता है। नीचे वही 0 y x, यहाँ हमारा प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। ये क्वांटिटी जो है क्वांटिटी जो है वो हमारी सप्लाई की क्वांटिटी है। यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी वो डिमांड की क्वांटिटी आएगी, लेकिन हम बोलते हैं यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस y x 0, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ 0 भी होता है और O भी होता है। यहाँ पर O इसलिए होता है क्योंकि ओरिजिन है, ये हमारा जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है। 0 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से 1 2 3, तो हम यहाँ पर ओरिजिन या 0 कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। ऊपर हमें ये समझ आ गया होगा कि क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ हमारे दो स्लोप्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव स्लोप होता है और जो नेगेटिव स्लोप होता है, जहाँ कट करता है, जो ये सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि हमारा इक्वल, नाम से यह इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, कहाँ हमारा इक्वल है, मतलब कि कहाँ पर हमारी डिमांड और कहाँ पर हमारी सप्लाई जो है वो इक्वल आ रही है, ठीक है। ये दैट इज डिमांड, नॉट पी। पी इज द प्राइस, क्वांटिटी y 0 x,
ठीक है, जहाँ पर हमारी जो डिमांड है, ऊपर जो पॉजिटिव होती है सप्लाई होती है, नीचे जो होती है वो डिमांड होती है। जब हमारी डिमांड और सप्लाई जो है वो कट करती है, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। ठीक है, अब कहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कट करेंगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है जहाँ डिमांड और सप्लाई इज इक्वल्स टू होंगी। सेकंड क्या कहता है कि जहाँ पर बैलेंस बन जाएगा किसका? प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का। जहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का क्या है? बैलेंस बन जाता है, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कट करता है। थर्ड क्या बोलता है कि जहाँ पर एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेता है कि हाँ ठीक है, इस लाइन पर मुझे प्रॉफिट अच्छा अर्न हो रहा है, तो मैं ये क्या है, ये प्राइस रखूँगा और इतनी क्वांटिटी बेचूंगा। और वहीं बोलते हैं कि जहाँ पर कंज्यूमर की जो मैक्सिमम हो जाता है उसका सेटिस्फेक्शन, जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है इस पॉइंट पे, और एक कंज्यूमर होता है उसका जो सेटिस्फेक्शन हो जाता है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पॉइंट पे कट करता है हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये तीन इसमें मेजर चीज़ें होती हैं इक्विलिब्रियम में, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसको मैंने डिटेल्ड में कवर किया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कवर किया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें हमने स्कोप किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोप में हमने नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन किए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने किया वो हमारा था फंक्शंस, इम्पोर्टेंस या फिर हमारे जो नीड्स हैं हमारे स्टैटिस्टिक की इन द इकोनॉमिक्स। तो ये भी हमने आज कवर किया है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पिछली वीडियो हमने की थी उस पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं, उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है या प्रोडक्शन क्या होता है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। ये 2-2 नंबर्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। फिर हमारा क्वेश्चन था कि कुछ कंपोनेंट्स थे इकोनॉमिक्स के, जैसे कि कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपसे 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, या कंपोनेंट्स के 4 नंबर में आपसे ये तीनों ही पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। आ सकता है क्वेश्चन कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के। फिर बात आती है स्टैटिस्टिक क्या है। अगर स्टैटिस्टिक 2 नंबर में आता है आप सिर्फ उसकी मीनिंग और डेफिनेशन करके ख़त्म कर दीजिए। अगर 4 नंबर में आता है तो उसके आप मीनिंग उसके प्लूरल नाउन का और सिंगुलर नाउन का भी कर दीजिए। अगर 6 नंबर में आता है तो 2-3 उसके साथ फीचर्स भी लिख दीजिए और इन दोनों को थोड़ा आगे ब्रीफली डिफाइन कर दीजिए। तो इसी तरीके से ये होता है कि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने जो टॉपिक है उसको कितना लिखेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, और आपके क्वेश्चन में जितने नंबर का वो मार्क्स का आया है उस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हमेशा आपको वीडियो के एंड में क्वेश्चंस ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग उस चीज़ के लिए मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक ज़रूर सुनिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, क्वायरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं, ओपन रहेंगे आपके लिए मेरे कमेंट बॉक्सेस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।